Hello student, we have studied natural resources, air, water and land. This lesson in our last YouTube video. Today I am giving you the question answer of this lesson. इसका मतलब है कि हमने लास्ट जो हमारा YouTube वीडियो है उसमें मैंने आपको ये पूरा लेसन के बारे में पढ़ाया है और आज हम क्वेश्चन आंसर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो है वो अभी पढ़ने वाले हैं. My dear students, take your notebook with yourself and pen also, so you can write down the answer properly. Now the first question is fill in the blanks, and our this lesson is natural resources, air, water and land. Air, water and land's question answer. जो आज हम air, water, land के question answer देखने वाले हैं. ये पूरा लेसन तो हमने पढ़ लिया है, अभी हम आज इसके question answer देखेंगे. तो exercise number 1 and the question number 1 is fill in the blanks. The layer of ozone gas absorb dash dash rays that come from the sun to the earth. तो इसका आंसर है ultraviolet rays. Okay, ultraviolet rays. Second question है of the total water available on the earth, fresh water forms कितने परसेंट है? इसका मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कितने परसेंट, मतलब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 29% वाटर है, ऐसे नहीं है. तो जितना टोटल वाटर अवेलेबल है उसमें से कितना परसेंट वाटर पीने के योग्य है, तो वो आंसर है 0.3%. बोथ डैश डैश एंड डैश डैश कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. तो सॉइल में कौन कौन से घटक है? तो सॉइल में है अबायोटिक एंड बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. सो फर्स्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रेज, सेकेंड इज 0.3% and third is biotic and abiotic. Why is it said that the ozone layer is a protective shell of the earth? यहाँ पे हमने आंसर लिखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं या फिर लिख कर भी ले सकते हो. तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा why is it said that. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि the ozone layer is a protective shell of the earth. ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल क्यों कहते हैं, हमने पढ़ा है उसके बारे में. तो उसका आंसर है द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स. क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं अगर डायरेक्टली सूरज से हमारे पास आते हैं तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां या फिर बहुत ही हानि होती है. द ओजोन गैस एब्सॉर्ब दीज रेज. वो ओजोन गैस क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है इन रेज को. एज ए रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर जो गैस एब्सॉर्ब करता है रेज, उसके वजह से लाइफ प्रोटेक्टेड है. सो फिर आप लिखिए सो द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज वाटर इज लाइफ. वाटर इज लाइफ. पानी को जीवन क्यों कहते हैं? The blood of animals and the sap in plants contain a very high proportion of water. इसका मतलब है कि जो इंसान मतलब जानवर जो है उनके शरीर में जो खून बहता है और जो प्लांट वनस्पति है उसमें बहुत ज़्यादा परसेंट में पानी है. नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. कोई भी इंसान या कोई भी जानवर पानी के सिवा जिंदा नहीं रह सकता. देयरफॉर इट इज सेड दैट water is life. Now the third question is sea water is useful even though it is not potable. हम कहते हैं कि सी वाटर जो पीने योग्य नहीं है लेकिन फिर भी वो क्यों यूजफुल है. क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं कि सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल. लेकिन उसका आंसर है, देखिए, सी वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर साइकिल. हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है कि वाटर साइकिल क्या होती है कि समुद्र में जो पानी की भाप होती है वही आगे जाकर हमें बारिश के रूप से मिलती है. तो विद द हेल्प ऑफ ओशन वाटर वेपर फॉर्म्ड, और सी वाटर ही मेजर सोर्स है वाटर वेपर का. सो लार्ज क्वांटिटी सी फूड भी हमें सी वाटर से मिलता है. और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रहता है, जो समंदर में जहाज गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी सी वाटर से ही करते हैं. बहुत सारे रूट्स सी वाटर से ही जाते हैं. सो सी वाटर इज वेरी मच यूजफुल फॉर अस फॉर आवर सर्वाइवल. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ
इफ का मतलब अगर क्या होता है, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें क्या होगा, ये हमें आंसर बोलना है। what will happen if, first question is microbes in the soil get destroyed। इसका मतलब है कि जो मिट्टी है उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जंतु, वो अगर नष्ट हो गए, मतलब वो रह ही नहीं पाए, नष्ट हो गए, तो क्या होगा। तो हमें इमेजिन करके उसके बारे में बोलना है। अभी आंसर देखिए, इफ microbes in the soil destroyed, microbes are very useful for decomposition। मतलब बहुत सारा जो कचरा रहता है या फिर पत्ते रहते हैं उनको डिकम्पोज करना, उनको गलाने के लिए हमें माइक्रोब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोसेस इन द सॉइल, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज ऑल्सो डन टू सम एक्सटेंट बाय द माइक्रोब्स। If all microbes were destroyed, then the process of decomposition or weathering would not take place. The humus will not form due to lack of decomposition process. The dead and decaying matter will remain on earth। आया समझ में? मतलब माइक्रोब्स अब बहुत ही यूजफुल है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो वेदरिंग होता है रॉक्स के ऊपर, मतलब रॉक्स वेदरिंग होता है फिर, तो उसमें भी माइक्रोब्स की बहुत बड़ा काम है या फिर उनकी ज़रूरत है। डिस्ट्रॉय देन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग वुड नॉट टेक प्लेस, वो हो ही नहीं सकते विदाउट माइक्रोब्स। एंड द ह्यूमस will not form due to lack of decomposition process and the dead and decaying matter will remain on earth। हर जगह पे हमें dead and decayed matter दिखाई देंगे। Our second question is, see question number 3, question in B, the number of vehicles and factories in your surrounding increases। आप जिस जगह पर रहते हो अगर वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे कारखाने हो उस जगह के आजू बाजू में, तो क्या होगा, अगर बढ़ गए तो क्या होगा। अगर आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बहुत सारे कारखाने बढ़ गए तो क्या होगा। देखिए मेरे अनुमान से मैंने लिखा है, आप भी अपने विचार उसमें डाल सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज विल इंक्रीज इन माई सराउंडिंग, देन द बैलेंस ऑफ गैसेस विल डिस्टर्ब एंड हार्मफुल गैसेस विल इंक्रीज। Harmful gases causes so many harmful effect to the surrounding। Okay, the total supply of potable water is finished। अगर potable water का जो supply है वो finish हो गया तो क्या होगा। The total supply of potable water is finished, तो क्या होगा। देखिए if the total supply of potable water finished, we will not able to spend even a single day without water। हम एक दिन भी पानी के बिना गुजारा नहीं कर सकते। No living thing can be survived without water। इसमें आप आपके खुद के ओपिनियन डाल सकते हो, आपको पूरी लिबर्टी है कि आप उसमें एडिशंस कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज, so our fourth question is match the following, right। तो हमारा जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी, उसमें क्या दिखा है। ग्रुप ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, माइक्रोब्स। ओके, और यहाँ पे ग्रुप बी में क्या दिखा है, जनरेशन ऑफ सॉइल, रेन, प्लांट्स एंड प्रोडक्शन एंड कंबशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन ऑफ सॉइल करता है क्या, नहीं। रेन नहीं, लेकिन प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही बड़ा योगदान। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जोड़ी जाएगी सी, तो ए की जोड़ी जाएगी सी, प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन। सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, जनरेशन ऑफ सॉइल नहीं, रेन नहीं, प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन नहीं, लेकिन कंब्यूशन, कभी भी कोई चीज जलानी हो तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है।
थर्ड है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या करता है? जनरेशन ऑफ सॉइल नहीं, लेकिन रेन, वाटर वेपर अगर बड़ी मात्रा में फॉर्म होता है तो उसके वजह से क्या होता है? रेन तैयार होती है, इसलिए वाटर वेपर रेन। सो एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स महत्वपूर्ण काम करते हैं जनरेशन ऑफ सॉइल। सो हमारे आंसर्स क्या आएंगे? ये देखो, ग्रुप ए 1 सी 2 डी 3 बी 4 ए। आया समझ में? अभी हमारा जो क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, हमारा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, हमें अभी नाम देने हैं उनको। नेम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो उसका आंसर है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। सो constituent of the biosphere is hydrosphere, atmosphere and lithosphere. The second question is, in question number 5, the second question is biotic constituents of soil. तो biotic constituents कौन कौन से हैं soil के? Microbes, insects, rodent like rats and mice. So microbes, insect, rodent and like मतलब rodent में क्या आता है? Rats and mice. The third question is fossil fuel. Fossil fuel कौन कौन से हैं? Fossil fuel है petrol, diesel, kerosene, paraffin, tar and wax. Okay. And the next question is inert gases in air. कौन कौन से inert gases in air? Argon, helium, neon, krypton and xenon. Gases that are harmful to the ozone layer. कौन कौन से gases ozone layer के लिए harmful है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Right? These two gases are harmful for the ozone layer. भांड्यांचा आवाज कमी कर. The question number 6 is true and or false. The first question is land and soil are the same thing. तो इसका आंसर है false. क्यों false है? क्योंकि land exist है already, लेकिन soil का formation होता है, soil form होती है. In sixth question is the water in the lake called ground water. जो ग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन के अंदर होता है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं. द वाटर इन लेक इज नॉट ग्राउंड वाटर, इसलिए ये भी आंसर क्या होगा? फॉल्स. इट सी, क्वेश्चन नंबर 6 सी, इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर टू फॉर्म और 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन 1000 ईयर टू फॉर्म 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. ये 2.5 सेंटीमीटर का लेयर होता है, 25 सेंटीमीटर का नहीं, इसलिए इसका आंसर गलत है. रेडॉन इज यूज टू डेकोरेटिव लाइट्स. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज नियॉन इज यूज टू इज डेकोरेटिव लाइट्स. हम यहाँ पे देख सकते हैं नियॉन, नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटनिंग. सो ये भी गलत है, ये चारों गलत है, लेकिन इसका सही आंसर भी हमने देखा है. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द सेवेंथ आंसर इन योर ओन वर्ड्स. आपको खुद के शब्दों में इसका आंसर लिखना है. जैसे यहाँ पर भी आप अपने विचार बता सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरा एक्सप्लेन किया है. सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म. तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम निकाली है, यू कैन ड्रॉ एज योर थिंकिंग. ये है बेड रॉक्स, दीज आर बेड रॉक्स. बेड रॉक्स पे क्या क्या अफेक्ट करता है? विंड, हीट, कोल्ड, वाटर, सन एंड रेन. उसके बाद क्या होता है? बेड रॉक्स स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, सैंड में कन्वर्ट होते हैं, वो फिर सॉइल में कन्वर्ट होते हैं. अभी इनके ऊपर क्या अफेक्ट करता है? माइक्रोब्स, वर्म्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट एंड रूट्स ऑफ ट्रीज. ये सभी चीजें इनके ऊपर अफेक्ट करती है, स्टोन, सैंड और सॉइल के ऊपर. और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आफ्टर 1000 ईयर 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर. तो ये डायग्राम बताती है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है. राइट.
तो अभी हमने देखा कि सॉइल फॉर्मेशन की ये जो डायग्राम है मैंने तैयार की है, आप अपने हिसाब से अपनी तैयार कर सकते हो। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब हमारे अर्थ के सरफेस पे 71% पानी है, फिर भी हमें पानी की शॉर्टेज क्यों होती है? ओके, द आंसर इज we cannot use all water on earth because sea water is salty, right? And some water is in the frozen state and very small quantity of water is available for drinking, right? क्योंकि समुद्र का बहुत ज़्यादा पानी खारा है, कुछ पानी फ्रोजन है, बर्फ के स्वरूप में है, और सिर्फ 0.3% ही पानी हम पी सकते हैं, इसलिए हमें पानी की शॉर्टेज होती है। अभी थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7C, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो एयर मतलब हवा के घटक क्या है, और राइट देयर यूजेस। हमें अभी उसके यूजेस लिखने हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। अभी हम उनके उपयोग बताएंगे आपको। तो आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर 2, उसमें सभी के उपयोग लिखे हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, इतना बड़ा आंसर आपका आएगा। सो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं, और सिर्फ यही नहीं है, तो गैस वेपर, वाटर वेपर है, और डस्ट पार्टिकल्स भी उनमें शामिल है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का उपयोग क्या है? यूजेस, हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स, इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन ऑलराइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ। तो फूड स्टफ में ये काम आता है। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंब्यूशन, तो जलाने के लिए और लिविंग थिंग को रेस्पिरेशन के लिए काम में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काम में आता है, और पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए। एर्गॉन यूज टू इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हेलियम used for obtaining low temperature and also for generating lift in airship. Neon used in decorative lights and for street lighting. Krypton used in fluorescent tubes. Xenon used in flash photography. Okay, so आपका आंसर ये आने वाला है। इसका मतलब है आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर लिखने हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। उसके बाद आपको इनके सभी के उपयोग लिखने हैं। फाइन, नाउ दिस क्वेश्चन, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन 7 में D, वाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। क्यों हम लैंड और वाटर को कंसिडर करते हैं? इसका आंसर है air, water and land are the factors essential for sustaining living world on earth। क्योंकि हम ना ही हवा के सिवाय, ना ही पानी के सिवाय, ना ही जमीन के सिवाय रह सकते हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है, essential factors है। All the essential things required for the survival are obtained through air। हमें हवा से बहुत सारी चीजें मिलती है, पानी, water on land, since by fulfilling the needs of living organism they help in survival of all living organism, therefore air, water and land are considered to be valuable natural resources। मुझे आशा है कि आपको ये जो लेसन है और इसके एक्सरसाइज जो है समझ में आ गई होगी, और आप इस तरह के लिखिए, पढ़िए, समझ लीजिए। आई होप आपको ये, आई होप नहीं, मुझे पक्का गारंटी कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, सो आपको मेरे वीडियो आपके चैनल पे दिखाई, आपके मोबाइल पे दिखाई देंगे। और सपनाज होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये चैनल शेयर कीजिए, सो उनको भी इसकी जानकारी होगी। चलो, ऑल द बेस्ट।